नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस सी पीटी 2025 के लिए जो है आदित्य रंजन सर की बुक आ गई है। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जो है पूरा का पूरा जो है सिलेबस डिटेल रूप में दिया गया है। तो इसे अगर आप कवर करते हैं तो आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा और सारा का सारा पेपर कहीं ना कहीं सीधे रूप से आपके पेपर में इसी तरह से मिलने वाले हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही ऑथेंटिक रूप में जो है क्वेश्चन को कवर किया गया है। इसमें पहले थियरी सेक्शन दिया गया, उसके बाद जो है एमसीक्यू सेक्शन दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं इतिहास के 5 नंबर आने वाले हैं, तो इतिहास के भी जितने टॉपिक हैं सारे इसमें कवर हैं। उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात किया जाए तो वो भी कवर है। पूरा भूगोल का सेक्शन दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था दिया गया है। तो 5-5 नंबर करके सारा का सारा इस तरह से सिलेबस कवर किया गया है। तो इस बुक को जो है हम लोग कवर करेंगे और साथ ही साथ इसमें पिछले पेपर में आए हुए सभी प्रश्न किए गए हैं। और एमसीक्यू की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है 55 क्वेश्चन जो है भारतीय इतिहास से दिया गया है। ये जो है 54 प्रश्न तक दिया गया है आपके राष्ट्रीय आंदोलन से। भूगोल से आपके 51 प्रश्न दिया गया है और आंसर भी इसका पूरा का पूरा जो है समझाया गया है। तो इसी को आज हम जो है कवर करना शुरू करेंगे। आगे 2 से 3 दिनों में पूरा का पूरा पेपर कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके भारतीय इतिहास के पोर्शन से। एमसीक्यू सेक्शन में आपके पहले प्रश्न को देखेंगे, जिसमें आपका दिया गया है ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद की बात हो रही है। यह जो है 2023 के पेट में पूछा गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, ब्यास और सतलज नदी की बात हो रही। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, ब्यास और सतलज नदी। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है तथा सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित सिंधु नदी है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। तो जो है इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनका अर्थ जो है महान आत्मा होता है। डी ऑप्शन से ये क्या हो जाएगा? महान आत्मा। व्याख्या देखते हैं इसकी। महावीर स्वामी के अन्य नाम कौन कौन से हैं देखते हैं। इंद्रियों को जीतने के कारण इनको जो है जिन या महावीर कहा जाता था। योग्यतम पूज्य होने के कारण जो है इसे अहर्त कहा जाता था। ज्ञान प्राप्ति के कारण जो है केवलिन की जो है उपाधि दी गई थी। और बंधनों से मुक्त होने के कारण जो है निग्रंथ कहा गया है। तो इनके जो है अन्य नाम पूछे जा सकते हैं, तो पूरे के पूरे यहाँ दिए गए हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और 4 अन्य प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय जो है केंद्र नहीं था? देखिए यूपी पीटी अब जो है प्रश्न को जो है इस तरह से घुमा के पूछ रहा है। पिछली बार का पेपर 2023 का आप देख चुके हैं कि किस स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसी स्तर के प्रश्न यहाँ पर लाए गए हैं। जवाब हो जाएगा जो है इंद्रप्रस्थ, इसकी जो है केंद्र नहीं था, यानी प्रांतीय केंद्र नहीं था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। देखते हैं यहाँ पर एक तरफ प्रांत दिया गया, उसकी राजधानी दिया गया है। तो उत्तराप्रस्थ की राजधानी जो है तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग की राजधानी जो है तोसली थी। इस तरह से यहाँ पर पूरा कवर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है वैशाली में सबसे पहले महिलाओं को संघ में जो है नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन सही होगा, वैशाली। देखते हैं व्याख्या में दिया गया, महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। यह इनकी क्या थी? मौसी। इस तरह से आपका आंसर यहाँ से क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है,
वेदों के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेदों के अंतिम भाग को, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसे जो है उपनिषद कहा जाता है। बी ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्या उपनिषद कहा जाता है। देखते हैं उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि का वर्णन मिलता है। यहाँ पर कुछ उपनिषद दिए गए हैं और उसकी व्याख्या दी गई है, विशेषता दी गई है, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद में से एक माना जाता है। मैत्रायणी उपनिषद की बात करते हैं, सबसे नवीन जो है उपनिषद है, सबसे नया है। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, ऐसे आपको मिलान करने के लिए दे सकता है। और बृहदारण्यक उपनिषद की बात करते हैं, सबसे बाद का उपनिषद है। तो इस तरह से हम देख लेंगे। छठवां प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? सिंपल सा प्रश्न है, जवाब हो जाता है आपका मौर्य। जो है अशोक का नाम जो है देवनाम प्रिय भी है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा, मौर्य सम्राट अशोक। यहाँ से सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। देवनाम प्रिय शब्द का अर्थ देवताओं का प्रिय होता है, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व के लघु शिलालेख में उसे बुद्ध शाक्य तथा अभिलेखों में ईरानी शैली में जो है देवनाम प्रिय एवं देवनाम प्रियदर्शी भी कहा गया है। कौन सी शैली में? ईरानी शैली में, ध्यान रखिएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, दिया गया है आपका निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग कब किया गया था? ऑप्शन है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण काल युग में जो है सबसे पहले जो है किया गया था इसका प्रयोग। देखते हैं व्याख्या। ताम्र पाषाण काल, जिसे ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है, पाषाण युग और कांस्य युग के बीच का जो है संक्रमण का प्रतीक है। ताम्र पाषाण युग को पूर्व हड़प्पा काल माना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। आठवां प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित में से किस साधन पर बौद्ध प्रथम संगीत का आयोजन किया गया था, या किस स्थान है? देखिए यह जो है गलत हो गया, स्थान है। दिया गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीत जो है कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। ये ऑप्शन सही है, कहाँ पर? राजगीर में। यहाँ पर सभी बौद्ध संगीत दिए गए हैं, उसका स्थान दिया गया, उसके अध्यक्ष के बारे में दिया गया, देख लेते हैं। पहला जो है 483 ईसा पूर्व राजगीर या राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष जिसके जो है महाकश्यप थे, बहुत बार यह पूछा गया है, और जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था। दूसरी करते हैं तो जो है 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, और जो है स्वर्व कामनी जो है इसके अध्यक्ष थे, और कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीत जो है 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो है मोगली पुत्र जो है पुत्र तिष्य थे, और अशोक के समय में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीत की बात करते हैं तो यह प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और यह जो है कनिष्क के जो है शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन बौद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? ठीक है ना, जैन धर्म की बात हो रही है। जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत क्या है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, अहिंसा। सबसे ज्यादा जोर जो है जैन धर्म के लोग किस पे दिए? अहिंसा पर दिए। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। यहाँ पर जैन के जो है 5 सिद्धांत या 5 महाव्रत बार बार पूछा जाता है, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है सत्य यानी झूठ न बोलना। दूसरा अहिंसा यानी जीवों को चोट न पहुंचाना। तीसरा है अपरिग्रह यानी संपत्ति का संचयन करना। यह बहुत बार पूछा गया है कि अपरिग्रह का अर्थ क्या है, तो संपत्ति का जो है संचय न करना यानी धन इकट्ठा न करना। अस्तेय मतलब चोरी न करना। और पांचवा जब से जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा जो था क्या? ब्रह्मचर्य। तो यह जो है 5 महाव्रत जैन धर्म में दिए गए हैं। आगे देखते हैं,
इन पांचों सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व अस्तेय का प्रतिपादन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा अंतिम सिद्धांत के रूप में ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा किया गया था। यानी जो है चार किसके द्वारा, पार्श्वनाथ जी जोड़े थे और लास्ट जो है महावीर पांचवा ब्रह्मचर्य जोड़े थे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया, किस तरह से आपको घुमाया है, दिया है। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामपा मंदिर, ध्यान रखिए रामपा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है ना, कौन मंदिर, रंपा मंदिर। जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, यह जो है काकतीय वंश के शासन के दौरान किया गया था। सी ऑप्शन सही है, कब, काकतीय वंश के शासन के दौरान। देखते हैं इसकी व्याख्या। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति राचेरला सेनापति रुद्र ने करवाया था। मंदिर का पिरामिड नुमा विमान इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कुथु, ध्यान रखिए कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का कुथम्बल मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। यानी कुथु जो है कुथुम्बलम मंदिर में मनाया जाता है और यह किस राज्य में है, यह पूछा गया है आपके। तो यह जो है आपके केरल राज्य में है। ए ऑप्शन सही है, कहां पर, केरल राज्य में। देखते हैं, कुथुम्बलम केरल राज्य में कुथु और कुडियाट्टम के प्रदर्शन के लिए एक पारंपरिक मंदिर थिएटर है। इसे मंदिर जितना ही पवित्र माना जाता है। इसका निर्माण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का पालन करते हुए किया गया है। देखते हैं 12वां प्रश्न दिया गया है, पेरुगदाई कोकुवेरिल द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है। क्या पेरुगदाई की बात हो रही है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यह जो है तमिल साहित्य से संबंधित है। डी ऑप्शन से यह किससे संबंधित है, तमिल साहित्य से। 13वां प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासन काल के दरबार में बहुत से विद्वानों नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है। यानी नवरत्न के रूप में किसके दरबार में लोग रहते थे। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त गुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। और आप लोग बताइए किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। तो ये सब प्रश्न पूछा जाता है। अब देखते हैं चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे, पूछ लिया जाता है। तो कौन थे, कालिदास थे, महाकवि शंकु थे, घट घटकरपड़ थे, वररुचि थे, धन्वंतरी थे जो कि एक वैद्य थे, वैताल भट्ट थे, वाराहमिहिर थे, छपड़क थे और अमर सिंह थे। ये 8 जो है इसके के दरबार में नवरत्न के रूप, माफ कीजिएगा 9 जो है नवरत्न के रूप में थे। 9वें जो है धन्वंतरी दिया गया है। 14वां प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम निम्नलिखित था। सिंपल सा प्रश्न है, यह जो है लोथल एक बंदरगाह था। ये ऑप्शन सही होगा, लोथल जो है हड़प्पा काल में क्या था, एक बंदरगाह था। व्याख्या देखेंगे, दिया गया है, लोथल का बंदरगाह गोडीवाड़ा से सबसे विशाल हड़प्पा संरचना थी। लोथल जो है कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में SR राव ने किया था। तो यहाँ पर जो है कभी कभी साबरमती नहीं दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि लोथल किस नदी के तट पर है, तो सीधे तौर पर उत्तर आएगा आपका कि लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर। इसकी खोज जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है 1957 में, किसने, SR राव ने किया था। अगला प्रश्न है, बंगाल में कौन से आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा जो कि लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। कैसा किया गया था, तिरंगा झंडे के जो है आकार कैसा था, लाल, हरा और पीला था। किस आंदोलन के दौरान हुआ था। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान चलाया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। देखते हैं, यह ध्वज जिसे स्वराज ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 3 क्षैतिज पट्टियां थी। पहला था लाल जो कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है,
दूसरा हरा था जो कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था, और तीसरा पीला जो कि अन्य समुदाय जो थे उनका जो है प्रतीक चिन्ह था। यानी सभी जो है समुदायों को एक साथ लेकर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? सिंपल सा प्रश्न है। तो पंचतंत्र की कथा जो है यह जो है विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। डी ऑप्शन सही है। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा जी के द्वारा। अब देखिए ये सब प्रश्न आपके पीटी 2022 में प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर कुछ जो है पुस्तक और उनके लेखक दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की रचना की है, वाल्मीकि जी ने जो है रामायण की रचना की है, वेद व्यास ने जो है महाभारत लिखा है, और विष्णु शर्मा जी ने जो है पंचतंत्र लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है आपका, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तक मुद्रा कहा जाता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन से क्या? धर्म चक्र प्रवर्तक। व्याख्या देखेंगे इसकी। गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जो है सारनाथ में पाली भाषा में अपना प्रथम उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। पूछा जाता है कि जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो इसमें पाली भाषा में दिया था। यही सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना भी की थी तथा कथा बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? यह पूछा गया आपसे। जवाब हो जाएगा आपका, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। बी ऑप्शन से क्या? समुद्रगुप्त। व्याख्या इसकी देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है आपका, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग जो है प्रशस्ति की रचना की है। यह प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि में, संस्कृत भाषा में तथा चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली मतलब जो है गद्य और पद्य दोनों जो है शैलियों में लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया है इसमें, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? प्रश्न है, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो इसके ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं अगले पेज पर। जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। जवाब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ से आपका सही बन जाएगा। देखते हैं इसके बारे में डिटेल पूरा। 35 वर्ष की आयु में बोध गया जो कि उर्वेला में पीपल वृक्ष के नीचे जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी से जो है सिद्धार्थ जो है बुद्ध कहे जाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत हो गए तथा गौतम बुद्ध कहलाए। इस घटना को बौद्ध धर्म में जो है संबोधि कहा गया। ठीक है ना, संबोधि कहा गया या धर्म चक्र प्रवर्तक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? यानी थानेश्वर से हटाकर कौन सी राजधानी बना दी गई थी हर्षवर्धन के समय में? जवाब हो जाएगा, इनकी राजधानी जो है कन्नौज कर दी गई थी। ये ऑप्शन से होगा, थानेश्वर से हटाकर कहाँ कर दी गई थी? कन्नौज कर दी गई थी। और बार बार यह भी पूछा जाता है कि जो है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी। देखते हैं, हर्षवर्धन जो कि 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था। इसने जो है पंच भारत विजय के अंतर्गत कौन कौन कहाँ कहाँ विजय किया था? पंजाब, बंगाल, कन्नौज, मिथिला व उड़ीसा को जीता था। इसे जो है पंच भारत कहा गया है। पंच भारत विजय के पश्चात अपनी बहन राजश्री के कहने पर हर्ष ने कन्नौज पर आधिकारिक कर उसे अपनी जो है राजधानी बनाया था। आगे प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर के प्रश्न में दिया गया है आपका, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिल गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा कहाँ मिली? कहाँ डांसिंग गर्ल की जो है प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? यह आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाता है इसके लिए जो है
मोम लोपी ढलाई यानी कास्टिंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, मोम की जो है लोपी ढलाई का प्रयोग किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या पूरा। यह मूर्ति कांसे से बनी है और इसे लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। डांसिंग गर्ल मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वें नंबर का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है आपका, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी के बारे में पूछा गया। सिंपल सा प्रश्न है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध जो है चिकित्सक थे। तो धन्वंतरी क्या थे? चिकित्सक थे। बी आपका सही जवाब हो जाएगा।